नमस्कार। खबर पर नजर के इस अंक में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं निखिल सिंह और खबर पर नजर में हम उन तमाम खबरों को समेटकर हाजिर होते हैं जिन्होंने दिन भर बटोरी है सुर्खियां और जिनके बारे में जानने समझने को लेकर आप सबके मन में जिज्ञासा है। ऐसी ही खबरों पे शामिल होगी संसद की कार्रवाई, जिनके बारे में आज सभी की निगाहें लगी रही। साथ ही साथ बात करेंगे ज्ञानवापी मामले पर, जिसमें एएसआई के सर्वे पर रोक लगाने से इनकार कर दिया सुप्रीम कोर्ट ने। बात होगी राहुल गांधी की सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है सुप्रीम कोर्ट ने। और साथ ही साथ बात करेंगे भारत जापान के बीच हॉकी मुकाबले की। तो सबसे पहले संसद की कार्रवाई की बात कर लेते हैं। मणिपुर मुद्दे पर दोनों सदन आज फिर विपक्ष का हंगामा जारी रहा और बाधा के साथ चले, जिसके चलते दोनों सदनों की कार्यवाही सोमवार तक के लिए स्थगित कर दी गई है। इससे पहले लोकसभा में मणिपुर मुद्दे पर विपक्षी सदस्यों के हंगामे को देखते हुए सदन की कार्यवाही पहले 12 बजे तक स्थगित की गई और 12 बजे के बाद जब सदन की कार्यवाही शुरू हुई तो हंगामे के बीच सरकारी कामकाज निपटाए गए। आप सदन नहीं चलाना चाहते, महत्वपूर्ण विषयों पर चर्चा पर मुद्दा करिए, चर्चा करिए। मैं आपसे आग्रह करूंगा, हर मुद्दे पर आपको पर्याप्त समय, पर्याप्त अवसर मिलेगा। ये देश देख रहा है कि आप सदन नहीं चलाना चाहते। सदन की कार्रवाई आज 12 बजे तक के लिए स्थगित की जाती है। वहीं हंगामे के बीच ही रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने आज लोकसभा में राष्ट्रीय अनुसंधान फाउंडेशन विधेयक 2023 लोकसभा में पेश किया, जिसके बाद वो सदन में पास हो गया। रक्षा मंत्री ने अंतर सेवा संगठन कमांड नियंत्रण और अनुशासन विधेयक 2023 लोकसभा में विचार और पारित करने के लिए पेश किया। इस मौके पर उन्होंने कहा कि विधेयक से सेना को भविष्य के लिए सशक्त करने में मदद मिलेगी। लोकसभा में पेश किया गया इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशन कमांड एंड कंट्रोल एंड डिसिप्लिन बिल 2023 भी उसी कड़ी में एक यह बहुत ही इंपॉर्टेंट बिल है। सभापति महोदय, यह बिल दो महत्वपूर्ण मकसदों को एक साथ पूरा करता है। यह हमारी आर्म्ड फोर्सेस के तीनों अंगों के बीच इंटीग्रेशन तथा ज्वाइंटनेस की दिशा में बढ़ाया गया एक बहुत ही महत्वपूर्ण कदम है, जिससे वे भविष्य की चुनौतियों का एकजुट और एकीकृत तरीके से मुकाबला कर सकें। यह एक ऐसा वातावरण बनाने में निश्चित रूप से हमारी यह मदद करेगा जो हमारे इंटर सर्विसेज ऑर्गेनाइजेशंस में अनुशासन को मजबूत करेगा। मैं इन दोनों महत्वपूर्ण पहलुओं पर माननीय सदस्यों का ध्यान आकर्षित करना चाहूँगा। और हंगामे के बीच ही लोकसभा में भारतीय प्रबंधन संस्थान संशोधन विधेयक 2023 पारित किया गया। केंद्रीय शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने कहा कि इस बिल का मकसद संस्थान के कार्यों में हस्तक्षेप करने का नहीं, बल्कि इसको और मजबूत करने का है। विधेयक पर विचार करने हेतु प्रस्ताव को स्वीकृत किया गया। अब सभा और भारतीय जनता पार्टी ने अपने लोकसभा सांसदों के लिए आज व्हिप जारी किया है। भाजपा ने लोकसभा सांसदों को 7 अगस्त से 11 अगस्त तक सदन में उपस्थित रहने और सरकार के रुख और विधेयकों का समर्थन करने के लिए 3 लाइन का व्हिप जारी किया है। आज व्हिप 5 दिनों के लिए जारी किया गया है। गौरतलब है कि 8 अगस्त को लोकसभा में दोपहर से विपक्ष के अविश्वास प्रस्ताव पर चर्चा होनी है। और राज्यसभा की बात करें तो राज्यसभा की कार्यवाही विपक्ष के भारी शोर शराबे और व्यवधान डालने की वजह से सोमवार सुबह 11 बजे तक के लिए स्थगित कर दी गई। राज्यसभा के सभापति जगदीप धनखड़ ने विपक्ष के शोर शराबे से पहले सदन को 12 बजे तक के लिए स्थगित कर दिया, लेकिन बाद में सदस्यों के और विपक्षी सदस्यों के भारी हंगामे की वजह से पूरे दिन के लिए सदन को स्थगित कर दिया गया। राज्यसभा में सत्ता पक्ष के सदस्य भी राजस्थान में महिलाओं पर हो रहे अत्याचार के मामले में सभापति से चर्चा की मांग कर रहे थे। वहीं राज्यसभा में विपक्ष के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे नियम 267 के तहत मणिपुर हिंसा मामले में चर्चा सुनिश्चित कराना चाहते थे। इसी मुद्दे पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच भी नोक-झोंक देखने को मिली। सदन में हंगामे को देखते हुए कार्यवाही पूरे दिन के लिए स्थगित कर दी गई। और बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात करेंगे
इससे पहले कि हम अगली खबर पर जाएं, अपने संवाददाता से इसका विश्लेषण कर लें। हमारे साथ में हमारे संवाददाता अश्विनी मिश्रा इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए जुड़े हुए हैं। अश्विनी, आज का दिन संसद में कार्यवाही के लिहाज से किस तरह से देखते हैं इसको, क्योंकि कुछ विधायी कार्य तो जरूर हो सके हैं लेकिन बहुत ठीक से और सुचारू रूप से चल नहीं सके हैं दोनों सदन। निश्चित तौर से निखिल, अगर देखें तो 11वें दिन भी संसद में गतिरोध टूटता हुआ नहीं दिखा। नियम 267 के तहत मणिपुर मामले पर चर्चा ये विपक्ष का कहना है और नियम 176 के तहत सरकार राजी है और इस उपबंध के साथ भी राजी है कि जो 2.5 घंटे का नियत समयकालिक अल्पकालिक चर्चा के लिए 2.5 घंटे का समय होता है, वो भी हम दीर्घकालिक या लंबे समय तक या जितने लंबे समय तक चाहे विपक्ष हम इस पर चर्चा करने के लिए तैयार है। लेकिन नियमों में ये मामला फंसा रहा और इसके बावजूद भी अगर देखें तो विधायी कार्य होते रहे, छुटपुट विधायी कार्य हुए। लोकसभा की अगर बात करें तो इन सबके बीच जो है तीनों सेनाओं से संबंधित कमांड कंट्रोल और डिसिप्लिन अमेंडमेंट बिल जो था वो रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने उसे पेश किया और वो पारित भी हो गया। और इसके साथ ही साथ अगर देखें तो IIM से संबंधित एक अमेंडमेंट बिल था जिसे शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने पेश किया, वो भी पारित हो गया। और प्राइवेट मेंबर बिल का भी आज दिन होता है, शुक्रवार था, तो बड़ी संख्या में सदस्यों ने अपने रुचि के हिसाब से और आवश्यकताओं के हिसाब से प्राइवेट मेंबर बिल भी रखे, जो कि सदन में रखे गए, सभा पटल पर रखे गए। और लेकिन ये है कि छुटपुट गतिरोध और व्यवधान के बीच विधायी कार्य भी संपन्न हुए और अभी फिलहाल गतिरोध भी टूटता हुआ नहीं दिख रहा है। मणिपुर पर चर्चा करने के लिए विपक्ष खड़ा हुआ है जी। मध्यम मार्ग ये निकलने की गुंजाइश दिख रही है। अश्विनी, थोड़ी सी सियासत की बात कर ले और ये समझने की कोशिश करें कि दिल्ली सेवा बिल पर कल चर्चा हुई थी तो ऐसा लगा कि गतिरोध टूट रहा है, लेकिन मणिपुर के मुद्दे पर आज फिर एक बार वो गतिरोध देखने को मिला। तो जो आरोप सत्ता पक्ष और गृह मंत्री लगा रहे हैं कि दरअसल कांग्रेस ने आम आदमी पार्टी के सामने सरेंडर कर दिया है इस गठबंधन को, विपक्षी गठबंधन को बचाने के लिए, क्या कहेंगे आप? एकदम सही है। वो पिछले 11 दिनों में इसलिए दिखता है कि विपक्ष किसी भी हर विधेयक उतना ही महत्वपूर्ण होता है जितना दिल्ली सेवा विस्तार एवं संशोधन विधेयक था, लेकिन पूरा का पूरा विपक्ष इस मामले पर लामबंद दिखा और वो लोकसभा में उन्होंने चर्चा में भी हिस्सा लिया और स्पष्ट तरीके से साबित कर दिया कि उनके लिए गठबंधन की राजनीति में आम आदमी पार्टी को बचाए रखने की जो मजबूरी है उसके तहत वो अपने संवैधानिक दायित्वों को जो अनुपालन वो नहीं कर रहे थे पिछले 11 दिनों से, उसको भी दरकिनार करके गठबंधन की राजनीति के नाम पर वो आकर लामबंद हुई और सबने चर्चा में भाग लिया और अंततः वॉकआउट करने के बाद विधेयक जो है पारित भी हुआ। संख्या बल के हिसाब से स्पष्ट है कि लोकसभा में किसी तरीके से उनको सरकार को कटघरे में खड़ा करने या असहज स्थिति में डालने की स्थिति में कतई नहीं थे, लेकिन उन्होंने भरपूर चर्चा में हिस्सा लिया, आरोप प्रत्यारोप और उस पर विधेयक पर चर्चा की। एक एक विधेयक महत्वपूर्ण है क्योंकि चाहे वो दिल्ली के अलावा अगर देखें तो जो भी डेटा संशोधन विधेयक या जन विश्वास विधेयक, सबसे महत्वपूर्ण विधेयक जो इस बार सारे विधेयक महत्वपूर्ण है निखिल, लेकिन सबसे महत्वपूर्ण ये था कि तकरीबन 1500 कानूनों से संबंधित जन विश्वास विधेयक लाया गया जो कि 3500 से ज्यादा ऑफेंसेस को डिक्रिमिनलाइज कर देता है। औपनिवेशिक काल से चलने वाले अनेक ऐसे कानून थे, जैसे अभी कल प्रेस और पीरियोडिकल रजिस्ट्रेशन बिल MIB ने पेश किया और वो पारित भी हुआ। ये ऐसे औपनिवेशिक काल के बिल थे जो कि कानून के पचड़े में आम भारतीय की जिंदगी को कहीं न कहीं जकड़े हुए थे। ऐसे विधायी कार्यों में भी शामिल न होकर केवल चर्चा में बने रहने के लिए और चर्चा से भागने के लिए, मुद्दा यह है कि मणिपुर पर चर्चा भी नहीं करना चाहते हैं और चर्चा में बने रहे इसलिए चर्चा से भागने की भी कवायद है। तो चर्चा की मांग करते हुए देखना चाहते हैं। दरअसल अश्विनी, आपने सही कहा, और चर्चा में चाहते नहीं है, केवल उसकी मांग करते हुए देखना चाहते हैं। बहुत शुक्रिया अश्विनी, आपने इस पूरी सियासत चर्चा में बने भी रहना चाहते हैं। यही रणनीति है, यही राजनीति है। विधायी कार्य में व्यवधान पड़ रहा है, लेकिन उम्मीद ये लग रही है कि सोमवार से कोई न कोई मध्यम मार्ग निकलेगा। जी बिल्कुल, चर्चा में बने भी रहना चाहते हैं, चर्चा की मांग करते हुए देखना चाहते हैं, लेकिन चर्चा करना नहीं चाहते हैं। आपने एक अच्छी बात चलते चलते जरूर कही कि शायद सोमवार से कोई मध्य मार्ग निकले और ये जो पूरा गतिरोध है टूट सके। फिलहाल बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। बात वाराणसी में ज्ञानवापी परिसर में भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी ASI द्वारा किए जा रहे सर्वेक्षण की। ये सर्वेक्षण जारी रहेगा। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर रोक लगाने से
इनकार कर दिया है। सर्वेक्षण रोकने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने दाखिल की गई याचिका को आज मुख्य न्यायाधीश की 3 सदस्यीय पीठ ने खारिज कर दिया। न्यायालय ने इस संबंध में कल ही इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने से इनकार करते हुए कहा कि पूरे परिसर को कोई नुकसान किए बिना, दीवारों आदि की खुदाई किए बिना एएसआई ये सर्वेक्षण कर रही है। एएसआई ने इसका पूरा हलफनामा दिया है। ऐसे में इलाहाबाद हाईकोर्ट के निर्णय पर रोक लगाने का कोई औचित्य नहीं दिखाई देता है। वहीं ज्ञानवापी मामले पर वाराणसी के जिला न्यायाधीश ने यानी जिला अदालत ने भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण यानी एएसआई के वकील की अपील को मान लिया है। अपील क्या थी? एएसआई के वकील ने कोर्ट में अपील की थी कि सर्वे और रिपोर्ट दाखिल करने के लिए 4 हफ्ते का वक्त दिया जाए। वाराणसी के जनपद न्यायाधीश ने अपील को स्वीकार करते हुए 4 हफ्ते का समय दे दिया है। इस मामले को लेकर हिंदू पक्ष के वकील मदन मोहन यादव का कहना है कि सर्वेक्षण कार्य अब नियत समय पर पूरा हो सकेगा। वाराणसी की कोर्ट में एएसआई के वकील से 4 सप्ताह का समय मांगा गया और इस अवधि में एएसआई को अपनी संपूर्ण कार्रवाई ज्ञानवापी में पूर्ण करके रिपोर्ट सबमिट करनी है। इसको सहज स्वीकार करते हुए जनपद न्यायाधीश वाराणसी ने 4 सप्ताह का समय दे दिया। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए वाराणसी से हमारे संवाददाता कुमार आलोक जुड़ रहे हैं। कुमार आलोक, किस तरह से देखते हैं सर्वेक्षण रोकने के लिए पहले जब जिला अदालत ने इसको लेकर के एक आदेश जो जारी किया था, उसको रोकने के लिए जो मुस्लिम पक्ष है वो पहले सुप्रीम कोर्ट आया, सुप्रीम कोर्ट ने उसको हाई कोर्ट भेजा, फिर हाई कोर्ट से आदेश नहीं मिला तो फिर दोबारा सुप्रीम कोर्ट में आया और उसके बाद एक और अदालती आदेश जिला अदालत से जिसमें यह कहा जा रहा है कि 4 हफ्ते के अंदर यह सर्वेक्षण पूरा करने का वक्त दे दिया है। किस तरह से देखते हैं इस पूरे कवायद को, पूरे मामले को? जैसा कि आपने कहा कि 21 जुलाई को जो जिला की जो अदालत है वाराणसी की, उन्होंने सर्वे करने का आदेश दिया। इसके खिलाफ इसके बाद 24 तारीख को वहाँ सर्वे का काम शुरू हो गया। लेकिन इस बीच जो मुस्लिम पक्ष के पैरोकार थे वो सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट ने उसी दिन यानी 24 तारीख को ही जब सर्वे का काम चल रहा था तो उन्होंने कहा कि आप लोग हाई कोर्ट जाइए और जब तक हाई कोर्ट का निर्णय होगा तब तक सर्वे नहीं होगा। तो फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए और सुप्रीम कोर्ट के बाद फिर ये लोग इलाहाबाद हाई कोर्ट गए और इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 26 और 27 के बीच में उन्होंने कहा कि नहीं, जब तक हमारा निर्णय नहीं आ जाए तब तक ये सर्वे जारी नहीं रहेगा। जब 3 तारीख को उनका निर्णय आया, हाई कोर्ट का निर्णय आया कि हाँ भाई सर्वे होना चाहिए, सर्वे जरूरी है, न्याय के लिए जरूरी है, तो फिर ये लोग सुप्रीम कोर्ट गए, मुस्लिम पक्ष सुप्रीम कोर्ट गए और यहाँ पर भी उन्हें मुँह खानी पड़ी। और उसका सबसे बड़ा कारण यही था कि उनके पास कोई तथ्य नहीं था। तथ्य ये था कि एएसआई अगर वहां पर सर्वे करेगी तो वहां तोड़फोड़ होगा, आधारभूत संरचना के साथ खिलवाड़ होगा। उनके पास यही एक पिटीशन था। लेकिन एएसआई ने अदालत में जाकर के अपना तथ्य दिया था कि हम जो भी सर्वे करेंगे वो साइंटिफिकली करेंगे और तथ्य आधारभूत संरचनाओं से कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। अदालत ने यह भी कहा है कि वजूखाने को भी वहां पे सर्वे का जो भी काम होगा वजूखाने में नहीं होगा। तो आज का जो सुप्रीम कोर्ट का जो निर्णय था वहां पर मुस्लिम पक्ष का जो तथ्य था वो निराधार था। और अब जो दूसरी जो सबसे बड़ी बात हुई कि जो एएसआई के वकील थे यहाँ पर जिला अदालत में, उन्होंने 4 सप्ताह का समय मांगा था कि संपूर्ण कार्य करने में हमें 4 सप्ताह का समय लगेगा। हालांकि पहले तो था कि 7 दिन में ही आपको एएसआई को करना होगा, लेकिन जिला अदालत ने आज वो भी कह दिया कि आप 4 सप्ताह तक वहां पे सर्वे कर सकते हैं। तो एक तरह से आप कहा जाए कि अब सर्वे के अंदर सर्वे जब होगा, आपको अगर निखिल हम बताएं कि पूरा साइंटिफिक ये सर्वे हो रहा है, जो कि आईआईटी कानपुर के जो वरिष्ठ जो वैज्ञानिक हैं वो यहाँ पर कैंप किए हुए हैं। इसके अलावा दिल्ली, आगरा, पटना से जो इस मामले के सबसे बड़े जानकार हैं वो यहाँ पर आए हुए हैं। और अब जो ये सर्वे का काम आज जो शुरू हुआ है उसमें 3 साइंटिफिक वर्ड निकल के सामने आए हैं। एक टोपोग्राफी, तो टोपोग्राफी के अंतर्गत पहली जो 24 तारीख को जो सर्वे हुआ था वो टोपोग्राफी के नियमों के तहत हुआ था। दूसरा जो शब्द है वो जो कार्बन डेटिंग की हम बात करते हैं, तो कार्बन डेटिंग का प्रयोग इसलिए किया जा रहा है कि उस इमारत की उम्र क्या है। बहुत सारे ऐसे मंदिर जो क्षतिग्रस्त कर दिए, छोटे छोटे मंदिर उस परिसर में ज्ञानव्यापी के अंदर क्षतिग्रस्त कर दिए गए हैं, उनकी उम्र क्या है।
और तीसरा जो सबसे बड़ी जो चीज है वो जीपीआर है। तो जीपीआर के तहत ये मालूम करेगी एएसआई कि इसके गहराई में, यानी इसके गहराई में जो चीजें, जो तथ्य हैं उसको कैसे सामने लाया जाए। यानी कि पूरे परिसर के 20 फीट के अंदर, 20 फीट जो गहराई है उसको, उसके अंदर जो चीजें हैं, उसके अंदर जो तथ्य हैं उसको सामने लाएगी। तो ये जब इनका सर्वे एएसआई का पूरा होगा तो दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। जी, निश्चित तौर पर दूध का दूध और पानी का पानी सामने आ जाएगा। किस तरह के रिएक्शंस आज वाराणसी में आपने देखा, आप मौजूद हैं वहाँ पे, और एएसआई के बारे में आपने जानकारी दी, क्या कुछ जो वहाँ पर लीगल फ्रेटर्निटी है उनके बीच में और जो आम लोग हैं उनके बीच में क्या किस तरह की प्रतिक्रियाएं देखने को मिली इन फैसलों के बाद? देखिए, निश्चित रूप से अगर कहा जाए तो जो हिंदू पक्ष के जो लोग हैं या जो जिन्होंने संघर्ष किया है, काफी लंबा संघर्ष किया है इस मुद्दे को लेकर, इस मामले को लेकर, तो सुप्रीम कोर्ट के निर्णय के आने के बाद तो उनके अंदर खुशी है और उनका यही कहना है कि अब जो होगा, जो भी होगा वो आर पार का होगा। जो जब एएसआई का निर्णय आएगा, जब उनका सर्वे पूरा होगा। दूसरी चीज, जो मुस्लिम पक्ष के जो लोग हैं या जो उनके पैरोकार थे, तो उनके लिए सबसे बड़ी चीज हुआ, निराशा की बात हुई जब उनको लगा था कि सुप्रीम कोर्ट रोक लगा देगा सर्वे पर। लेकिन मैंने आपको पहले ही बताया कि उनका तथ्य इतना कमजोर था, जब एएसआई ने हलफनामा दे करके ये कह दिया था कोर्ट को कि हम जो भी सर्वे करेंगे उस सर्वे में कहीं से आधारभूत संरचनाओं में वहां पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, तोड़फोड़ नहीं होगा। इसके बावजूद मुस्लिम पक्ष का ये जो तथ्य था उसको सुप्रीम कोर्ट ने नकार दिया जी। अब उसके बाद यहाँ पर मुस्लिम पक्ष में निसंदेह निराशा हाथ लगी उनको। लेकिन एक बहुत ही इंटरेस्टिंग पॉलिटिकल आपको रिएक्शन में बता रहा हूँ कि जब भारतीय जनता पार्टी ने इसका स्वागत किया, सुप्रीम कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया, हाई कोर्ट के निर्णय का स्वागत किया, लेकिन एक इंटरेस्टिंग जो इंटरेस्टिंग बात मैं आपको बता रहा हूं कि जो मुख्य विपक्षी दल है यहाँ की समाजवादी पार्टी के जो लोग हैं या उनकी जो प्रदेश अध्यक्ष है राजेंद्र चौधरी, उनसे जब पूछा गया इस मुद्दे को लेकर के, इस सुप्रीम कोर्ट के निर्णय को लेकर के, हाई कोर्ट के निर्णय को लेकर के, सर्वे को लेकर के, तो उन्होंने साफ कहा कि इसका जवाब जो सपा के अध्यक्ष है वो अखिलेश यादव देंगे। जी, यानी कि जो अपोजिशन पार्टी है वो भी ये कहने, न समर्थन करने की बात कर रही है, न विरोध करने की बात कर रही है। तो ये अपने आप में बड़ा ही इंटरेस्टिंग है। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर। और इस तरह के अभी बहुत सारे जिसको कहते हैं कि मामले सामने आते रहेंगे। बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए। और अगली खबर, राहुल गांधी को फौरी राहत मिलने की है। मोदी सरनेम मामले में आज सुप्रीम कोर्ट ने राहुल गांधी को अंतरिम रूप से उनकी सजा पर रोक लगा दी और उन्हें फौरी राहत मिल गई। कोर्ट ने गुजरात हाई कोर्ट द्वारा दी गई सजा पर अंतरिम रोक लगा दी है। कोर्ट ने कहा कि निचली अदालत के न्यायाधीश द्वारा अधिकतम सजा देने का कोई कारण नहीं बनता है, कोई कारण बताया नहीं गया है। अंतिम फैसला आने तक दोषी सिद्धि के आदेश पर रोक लगाने की जरूरत है। सुप्रीम कोर्ट ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी को राहत देते हुए कहा कि ट्रायल कोर्ट के आदेश के प्रभाव व्यापक है। सुप्रीम कोर्ट ने आगे कहा कि इसमें कोई संदेह नहीं है कि बयान सही नहीं था और सार्वजनिक जीवन में व्यक्ति से सार्वजनिक भाषण देते समय सावधानी बरतने की उम्मीद की जाती है। कोर्ट ने यह भी कहा कि राहुल की सजा पर रोक तो लग रही है, लेकिन राहुल को ऐसे बयान देने से बचना चाहिए। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता विकास सारथी जुड़ रहे हैं। विकास, किस तरह से देखते हैं इस पूरे मामले को, किस तरह से आकलन किया इसका सुप्रीम कोर्ट ने, क्योंकि कोर्ट की यह भी टिप्पणी थी कि वो अभी इस मामले के का जो मूल यानी कि जब इस पूरे मामले की सुनवाई होगी तो उसी पर उसकी चर्चा होगी, वो मेरिट पर टिप्पणी करने से उसने इनकार कर दिया। बिल्कुल निखिल, कोर्ट ने यहाँ पर इस सवाल को नहीं देखा कि क्या जो उनको दोषी सिद्ध दिया गया था या सज़ा दी गई थी उसकी मेरिट्स क्या हैं। उन कोर्ट ने सीधे ये कहा कि ट्रायल कोर्ट का जो फैसला है उसमें एक चीज़ कोर्ट को नहीं मिली और वो ये कि अधिकतम सज़ा देते समय क्या कोई ऑब्जर्वेशन कोर्ट की तरफ से दिए गए, निचली अदालत ने क्या कुछ टिप्पणियाँ की, वो ग्राउंड्स कोर्ट को नहीं मिले। दूसरा, कोर्ट ने ये कहा कि इसमें अधिकतम सज़ा देने के पीछे कोई कारण नहीं है और इसका जो इमीडिएट असर है वो ये है कि इसके चलते राहुल गांधी अयोग्य हो गए हैं या कोई भी सांसद अयोग्य हो जाएगा अधिकतम सज़ा मिलने पर। तो वो क्या रैशनल है जिसके चलते निचली अदालत ने अधिकतम सज़ा दी। दूसरी बात यहाँ पर ये भी आई कि एक
तरीके से इसका प्रभाव जो उनके संसदीय क्षेत्र में मतदाता हैं उन पर भी पड़ता है, ये भी एक पहलू है जिस पर ध्यान दिया जा सकता है। ये भी टिप्पणी सुप्रीम कोर्ट की थी, लेकिन कोर्ट ने यहाँ पर यह भी हिदायत दी कि राहुल गांधी को इस तरह के बयान नहीं देने चाहिए थे। जो उन्होंने कहा वो गुड टेस्ट में नहीं था। तो इन दलीलों को सुनने के बाद कोर्ट ने फिलहाल उनको ये राहत दे दी है और इसका जो परिणाम होगा वो ये होगा कि उनकी अयोग्यता का जो मसला था उस पर भी लोकसभा स्पीकर निर्णय लेंगे और अयोग्यता का फैसला वापस लिया जाता है। ऐसे मामलों में अभी हाल ही में कांग्रेस के एक और विधायक थे लक्षद्वीप के, उनके मामले में भी ऐसा ही हुआ था। जैसे ही उनके कन्विक्शन पर स्टे हुआ उनकी सदस्यता बहाल हो गई। तो इस तरह से इसका नतीजा यही होता है कि सदस्यता बहाल हो जाती है। लेकिन आज का जो फैसला है उसमें ये दो बातें हैं सुप्रीम कोर्ट की तरफ से इस आदेश में कि पहला ग्राउंड्स नहीं मिले सुप्रीम कोर्ट को इसके पीछे, और दूसरा कोर्ट ने ये भी नोट किया कि इस तरह की बातें कहना गैर जिम्मेदाराना है। राहुल गांधी से अपेक्षित है कि वो थोड़ा जिम्मेदारी से बयान देते या आगे भविष्य में दें। जी जी जी, निश्चित तौर पर बहुत शुक्रिया इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए विकास। और बात अब करेंगे हॉकी की। एशियन चैंपियंस ट्रॉफी हॉकी प्रतियोगिता में आज भारतीय पुरुष हॉकी टीम अपने दूसरे मुकाबले में जापान के सामने होगी। भारत की कोशिश जहां जीत के सिलसिले को बरकरार रखने की होगी, वहीं जापान को टूर्नामेंट के इस संस्करण में अपनी पहली जीत का इंतजार होगा। भारतीय टीम की बात करें तो टीम ने पहले मैच में उम्मीद के अनुरूप प्रदर्शन किया और चीन को खेल के हर विभाग में पीछे छोड़ा। हालांकि डिफेंस में टीम को अभी थोड़ी मेहनत करने की जरूरत दिख रही है, जबकि पेनल्टी कॉर्नर पर टीम बेहतर रूप से सामने आई है। वहीं दक्षिण कोरिया के खिलाफ हार से जापान की टीम का मनोबल टूटा है। ऐसे में भारतीय टीम जापान की इस कमी का फायदा उठा सकती है। और इस पूरी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ हमारे संवाददाता गौरव चेन्नई से जुड़ रहे हैं। गौरव, किस तरह से देख रहे हैं इस मुकाबले को और किस तरह के मुकाबले की उम्मीद करनी चाहिए? दोनों टीमें कहीं ना कहीं बेहद अच्छी हैं हॉकी के संदर्भ में। बिल्कुल निखिल, भारतीय टीम की अगर बात करें तो जिस तरह से टीम ने शानदार प्रदर्शन किया है चीन के खिलाफ और जिस तरह का एक कहना चाहिए जो जीत भले ही हासिल की है, लेकिन जिस अंदाज में जीत आई है वो बहुत इंपॉर्टेंट मायने रखता है। तो वो अंदाज शायद जापान के लिए खतरे का विषय बन सकता है, क्योंकि भारतीय टीम ने महज पहले ही क्वार्टर में जिस तरह से हरमनप्रीत सिंह ने पेनल्टी कॉर्नर्स को गोल में बदले थे चीन के खिलाफ, और उसके बाद जिस तरह से वरुण ने शानदार प्रदर्शन किया और सुखजीत सिंह ने शानदार प्रदर्शन करते हुए गोल दागे, तो भारतीय टीम की जो तेजी दिख रही है फील्ड पर वो बहुत अच्छे संकेत दे रही है। तो जाहिर तौर पर जापान के लिए यहाँ पर एक बड़ी चुनौती होगी भारतीय टीम। लेकिन अक्सर ये कहा जाता है कि किसी भी मैच को आप हल्के में नहीं ले सकते, तो वाकई ये बात जो है वो भारतीय टीम को जहन में भी इसलिए भी होगी क्योंकि भारत को पिछली बार जो लास्ट एडिशन था एशियन चैंपियंस ट्रॉफी का, उसके सेमीफाइनल में जापान के ही हाथों टीम को हार का मुंह देखना पड़ा था। तो ऐसे में जाहिर तौर पर टीम उस हार को भी कहीं ना कहीं अपने जहन में रखना चाहेगी और उन बातों से दूर रहना चाहेगी जो टीम के लिए एक खतरे का विषय बन सकते हैं। खास तौर से डिफेंस की बात करें, क्योंकि भले ही भारत ने चीन के खिलाफ 7-2 की बड़ी जीत दर्ज की, लेकिन फिर भी 2 गोल जो है वो चीन की टीम जो है वो दागने में कामयाब रही थी। और हमेशा से ये कहा गया है कि भारतीय टीम का जो डिफेंस है वो लास्ट मोमेंट में आकर कहीं ना कहीं बिखरता हुआ नजर आता है। तो इन सब चीज़ों पे टीम ने काफ़ी वैसे वर्कआउट भी किया है, मेहनत भी की है, और हमने उसका अंदाज़ा भी इस तरह से लगाया जा सकता है कि टीम ने हाल ही में स्पेन का दौरा किया था और स्पेन के दौरे के तुरंत बाद ही टीम जो है वो चेन्नई आई है, जहां पर एशियन चैंपियंस ट्रॉफी में टीम हिस्सा ले रही है। तो टीम ने काफ़ी वर्कआउट किया है। जो टर्फ है यहाँ का, ये टर्फ काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेगा, क्योंकि यही टर्फ जो है वो पेरिस ओलंपिक में भी यूज़ किया जाएगा, इसी तरह का टर्फ जो रहेगा। तो इन सब बातों को ध्यान में रखते हुए कह सकते हैं कि भारत की तैयारी काफ़ी अच्छी है। जापान की जहाँ तक बात करें तो जापान के पास कुछ अच्छे चुनिंदा प्लेयर्स हैं जिन्होंने कोरिया के खिलाफ शानदार प्रदर्शन किया था, लेकिन टीम की सबसे बड़ी दिक्कत यह है कि बीच में मैच का जो समय होता है वहां पर टीम जो है वो बिखरती हुई नजर आती है, जिसका फायदा जो है वो हमेशा से विपक्षी टीम उठाती रही है। निखिल, चलिए, तो उम्मीद करते हैं कि भारतीय टीम आज अपनी सारी कमियों पर पार पाएगी। जिस तरह की डिफेंस की बात आपने कही और जो बढ़े हुए हौसले और मनोबल के साथ आज फिर वो ये मुकाबला खेलेगी और एक अच्छी हॉकी की तो उम्मीद हम कर ही रहे हैं, साथ ही साथ उम्मीद कर रहे हैं कि भारतीय टीम इसमें भी जीत हासिल करेगी। बहुत शुक्रिया गौरव इस तमाम बातचीत और जानकारी के लिए।
तो खबर पर नजर के इस अंक में बस इतना ही। हमारी पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।